सबसे पहले तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप माता जी का जयकारा लगा दीजिए, देन हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। जय भवानी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ठीक है। सो मैम सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को आपका रियल नेम बता दीजिए, क्योंकि आपको सब देवास क्वीन से जानते हैं। आपने आपका जो कंटेंट डाला है उसको जितना मैंने एक्सप्लोर किया, आपने पूरा देवास दिखाया है, तो ये तो सच है कि आप देवास क्वीन हो। तो आप आपका नाम रियल बता दीजिए। मेरा रियल नाम है खुशबू विश्वकर्मा। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और कैसे? जो मेरा करियर है, मैंने फर्स्ट टाइम टिकटॉक पे वीडियो बनाया था। तो मेरा एक वीडियो था जो रेलवे स्टेशन, अपने देवास के रेलवे स्टेशन पे मैंने बनाया था। तो उस वीडियो से मुझे पहचान मिली है और वो वीडियो का मुझे आज तक डायलॉग भी याद है, क्योंकि अंश पंडित करके एक बंदा है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे जो बहुत फेमस था और वो वीडियो बनाता था। तो उसका फेमस डायलॉग था कि दिल अब भी ना भरा हो तो आजा देख मैं तेरी शहर आया हूँ, कि दिल अब भी ना भरा हो तो आजा देख मैं तेरी शहर आया हूँ। ऐसे ही कुछ करके उसका डायलॉग है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था और वो वायरल हो गया था। और नेक्स्ट डे जब मैं घर से बाहर निकली, मुझे पता नहीं था कि मतलब वायरल हो चुका है मेरा वीडियो या लोग मुझे जानने लगे हैं। और फिर जब मैं घर से निकली तो लोग मुझे पूछ रहे थे आपका ही वीडियो वायरल हुआ ना, आपका ही वीडियो वायरल हुआ ना। मैं खुद शॉक्ड हुई थी। ठीक है। सो मैंने सुना है कि आप देवास में भजन वगैरह वो सब भी गाते हो, तो वो शौक आपको बचपन से था सिंगिंग का या फिर अभी कुछ टाइम से आया? मुझे शौक तो जैसे भजन वगैरह का बचपन से था, भक्ति वगैरह का शुरू से बचपन से मुझे शौक रहा है। थोड़ा सा मैं आगे नहीं बढ़ पाई बचपन में ही। फिर उसके बाद भजन लाइन में तो माता रानी का आशीर्वाद था कि मैं चली गई, नहीं तो मुझे तो गाना भी नहीं आता था सारेगामा पधानिसा के अलावा। मुझे ये भी नहीं पता कहाँ सुर, कहाँ कौन सा सुर लगता है, बट जितना भी है सिर्फ गा लेती हूँ बस। तो सिंगिंग में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। मतलब सिंगिंग में सिर्फ भजन, अगर मैं भजन गाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बस मैं सुकून के लिए और भगवान के लिए सिर्फ भजन गाती हूँ। उसके अलावा मेरा मतलब आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए आप सिंगिंग करते हो तो आपको अच्छा लगता है? हाँ। ओके, सो आपको जो सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, जो भी आप सारे कंटेंट क्रिएशन में है, सिंगिंग में, तो वो कब से स्टार्ट हुआ? लाइक बिफोर मैरिज लाइफ फिर आफ्टर मैरिज लाइफ? मैरिज के बाद। तो उसके बाद आपको आपका सबका मतलब घर से एंड सब लोगों से ऐसा सपोर्ट रहा कि आप जो भी एक्सप्लोर करें या फिर? बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं कि सच बोलूं या झूठ बोलूं? नहीं सच बताओ। ऐसा स्ट्रगल जो हम लोग, अगर कोई आपके जैसे सेम सिचुएशन में है और वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो कुछ उससे सीख ले सके, या फिर ऐसा है कि उसके सपने को मारे ना कि हाँ ओके सेम सिचुएशन देवास क्वीन की भी थी, हम भी उस सिचुएशन में है, तो हम उससे कैसे फाइट आउट कर सकते हैं एंड निकल सकते हैं? फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है फैमिली में, मतलब ना तो मायके से था ना ससुराल से था। फिर धीरे धीरे बाद जब स्टार्टिंग में, हालांकि इनका, मेरे हस्बैंड का हमेशा से सपोर्ट रहा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब फैमिली वाले मना करते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो कई बार उन्होंने भी मना करा। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगी तो फिर उनका सपोर्ट मिला, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। मतलब एक इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक अच्छा पार्टनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोगों के एम या फिर एम्बिशन बड़े हैं तो। और ये भी मानती हूँ कि जरूरी नहीं होती कि अपनी एज क्या है, चाहे आपकी एज 18 हो चाहे 40 हो। कोई बोलते कि जल्दी शादी कर ली, मुझे भी सब बोलते कि जल्दी शादी कर ली, बहुत जल्दी शादी हो गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो भले ही 16 साल में शादी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी जिंदगी आपको पार्टनर के साथ बितानी है। करूँ स्टार्ट? ठीक है। सो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे कौन सी पहली रील या फिर वीडियो थी जो वायरल हुई थी? वैसे तो मुझे याद नहीं है, बट 90% मेरी माता रानी की जितनी भी रील्स हैं, सभी मतलब माता रानी की जो रील्स है वो ज्यादा वायरल है। के पेज को उस पे देखा था कि एक राम भगवान का कोई सॉन्ग था जो मतलब वायरल हुआ था, तो आप थोड़ा सा गा के बताएंगे? वो ये था, गली गली में राम राम, घरे घरे राम राम, मम्मी बोली राम राम,
पापा बोले राम राम। उस समय कुछ राम जी का अयोध्या का वो चल रहा था। उस समय ये भजन हमने निकाला था, जो कि इसमें जो इसके बोल थे वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलके ही लिखे थे। और हमने ऐसे मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा कि वायरल जाएगा या नहीं जाएगा, हमें सिर्फ अच्छा लगा तो हमने बना दिया था। बाकी अच्छा गया था, उसकी रील्स बहुत चली थी, मिलियंस में चली थी। एक बार मुझे याद है, मैं पालगढ़ की पहाड़ी पे था, मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। तो वहां पे आप कोई सा शायद गाना शूट कर रहे थे, शाम के टाइम की बात होगा, तो शायद यही गाना था क्या? आपके कुछ मतलब बहुत सारे आपके मेंबर्स थे साथ में, और शिव जी का होगा शायद। हाँ, आपने शायद से गेटअप भी लिया हुआ था कुछ। हाँ, भोलेनाथ जी का। ओके, परफेक्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जब आपने कंटेंट डालना स्टार्ट करा था, तो आपका कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा चलता था? जैसे भजन वाला हो गया, या फिर आप कुछ अलग से भी कंटेंट बना रहे थे जिसके थ्रू आपको ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले? मेरा जो भजन का चैनल है देवास क्वीन भजन, वो अलग चैनल है। और जो देवास क्वीन करके चैनल है जिसपे मेरे 2.3 मिलियन अभी सब्सक्राइबर है करंट में, तो उसपे मैं यशोदा माता और कृष्ण जी वाले जो मेरे कंटेंट है वो सबसे ज्यादा वायरल है। मतलब आज से 2 साल पहले जब जन्माष्टमी के दिन हमने ऐसे ही सिर्फ शूट किया था कृष्ण जी का, तो वो वीडियो इस तरह मतलब वायरल गया था कि अभी उस पे 100 मिलियन व्यू है, उस पे 100 मिलियन उस पे व्यू है। और वो इतना तेजी से ग्रो हुआ था, खतरनाक, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। जहाँ मतलब कि वो बोलते ना कि एक सपना, मतलब चीजों का देखने के इतना ज्यादा सब्सक्राइबर एकदम से मिल रहे हैं। मतलब 50,000, 60,000, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर थे उस चैनल पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हमने वीडियो डाला वायरल, उसके बाद वो धीरे धीरे हमको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, मतलब उसने इस तरह कर दिए कि बता ही नहीं पाना कब हो गए। सब माता रानी का आशीर्वाद था, और जो भी था सब। मतलब आपका चैनल तब मोनेटाइज हो चुका था उस वीडियो से? अच्छा, तो आप क्रेडिट उस वीडियो को देना चाहोगे जो यशोदा माता और कृष्ण भगवान का जो मतलब आपने रोल प्ले किया था? ओके, ठीक है। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके बच्चे को आपके भजन सुनना पसंद है? उसको मतलब भजन सुनता भी है कभी कभी, पर उसको ये है कि मम्मा मुझे भी गाना है, मम्मा मुझे भी गाना है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाई पर उसको जरूर मैं सिखाऊंगी। सिंगिंग में, म्यूजिक में, जो उसको करना, उसको हर चीज में, वो म्यूजिक भी कर लेता है, वो सिंगिंग का भी उसको शौक है, उसको यूट्यूबर भी बनना है। अच्छा, आपको जितने कैरेक्टरिस्टिक्स सारे उसमें दिख हाँ, रहे वो सारे उसमें आ गए हैं। वो एडिटिंग भी कर देता है। ओके, तो अच्छा, आपकी वीडियोस फिर आप वही एडिट करते बहुत सारी वो भी करता है। हैं? सो सो जब आपके पास पहली बार प्ले बटन आया था यूट्यूब की तरफ से, तो उस टाइप का क्या एक्साइटमेंट रहा था आपका? कैसे आपने उसको सेलिब्रेट करा था? उस टाइम तो मतलब जब हमारे 100 के पहले हमारा सिल्वर प्ले बटन आया था, तो बता ही नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी कि मतलब यूट्यूब की तरफ से हमको कुछ मिला है। वो जो कि जितना गोल्डन प्ले आया उस टाइम उतनी खुशी नहीं थी जितनी सिल्वर प्ले बटन की थी, क्योंकि वो खुशी के धीरे धीरे फिर वो पहला था, भले कुछ भी था, पर वो जो खुशी सिल्वर प्ले बटन की थी बहुत ज्यादा थी। मतलब हमने उसको सेलिब्रेट भी किया था। वही गेटअप में, जिस गेटअप में हम वीडियो बनाते थे, मैं यशोदा माता बनती थी, मेरा बेटा कृष्ण बनता था, उसी गेटअप को हमने लेके 100K का सेलिब्रेशन किया था हमारे यूट्यूब। सो मैम, जब आप सनातन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तब आप क्या फील और कैसा करते हो? बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने धर्म से बड़ा और अपने धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं, अपना धर्म ही। और मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं सनातनी हूँ। ठीक है। सो ये क्वेश्चन मेरा देवास क्वीन से है कि जब वो कंटेंट बनाते हैं तो वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्वांटिटी पे? वैसे तो दोनों पे ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम कम होता है तो हमें कंटेंट बनाना पड़ते हैं ज़्यादा। जैसे हम लोग 1 वीक में अगर 1 डे शूट कर रहे हैं तो हमें 1 वीक के पूरे वीडियोस हमें शूट करके रखना है, तो कभी टाइम नहीं रहता है।
तो कभी कंटेंट भी देखना पड़ता है कि नहीं यार इतने 7 वीडियो है तो बनाना ही है, 7 दिन के 10 वीडियो है तो बनाना ही है। और फिर जब एडिट करते हैं तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो जब आपको कभी ऐसा हुआ है कि नेगेटिव किसी ने कमेंट्स वगैरह किए, उसका फेस करना पड़ा है? वैसे तो इस चीज में अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो वैसे तो 90% तो मेरे इस पे नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो इस तरह का है कि लोग पसंद करते हैं। पर वो होता ये हाँ, है कि कुछ एक बहुत बड़े उसमें से थोड़े से परसेंटेज लोग होते हैं जो करते हैं। होते हैं ऐसे। अपने देवास के भी कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ट्रोल भी किया है, मना भी किया है, बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो लोग क्या ही बोलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सही हूँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मुझे, तो और अधिकतर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को मेरी आदत पता है कि मुझे गलत चीज़ बिल्कुल सहन नहीं होती, बिल्कुल भी सहन नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत सुनूँ क्यों। तो उन्हें पता है कि थोड़ा सा भड़क जाएगी, अगर कमेंट देख लेगी तो फिर ये उसको रिप्लाई देगी या उसको कॉल कर लेगी, उसके घर पहुंच जाएगी। हाँ, तो वो उसके पहले ही उस कमेंट को या तो डिलीट कर देंगे या उसको हाइड कर देंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझाया कि कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, अपन सही है तो दुनिया से कोई मतलब नहीं। या बिकॉज इट्स अ पार्ट, ये एक सोशल मीडिया पे अगर हम कंटेंट क्रिएट करें, फिर मतलब अगर हम देखें स्पेसिफिक फीमेल के लिए, कोई भी फीमेल कंटेंट क्रिएट कर रही है तो उसके लिए एक ये फाइट अलग होती है कि ये चीज़ तो उसे मैनेज करनी ही पड़ेगी, या तो वो उस चीज़ को लेके परेशान हो जाए कि यार ऐसा, क्योंकि एज ऑफ इंडिया में जो इतने ऑडियंस है या फिर जो भी देख रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं कि उनके बायो में बहुत अच्छा डिवोशनल चीज़ें लिखी होगी, भगवान के नाम लिखे होंगे, बट अगर उनके आप कमेंट्स जाके देखो तो वो सारी चीज़ रखी की रखी रह जाती है। वो ऐसा है, ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया को तो क्या है कि उंगली उठाने का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग तो भक्ति में भी बोलते हैं, अरे उनसे लाख गुना अच्छा मानती हूँ मैं उन लोगों को जो भगवान के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कम से कम अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, अपने धर्म का नाम हो रहा है। ऐसा तो नहीं उन लड़कियों से, उन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं जो गलत तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे लाख गुना अच्छा है। हम कम पैसा कमा रहे हैं पर हम खुश है, पर इज्जत का काम कर रहे हैं और हम खुश है कि हम गलत नहीं कर रहे। मन को सुकून है, ये चीज मन को सुकून ही मिलनी चाहिए। अब जैसे आपने बताया अभी पैसे का निकला है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि YouTube से अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा? एग्जैक्ट मत बताना, एक फिगर में कि हाँ इससे इसके बीच में। मंथली का तो ऐसा है कि अपने वर्क के ऊपर है कि अपन मतलब कैसा काम कर रहे हैं, और मेरे साथ जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैं कभी अच्छा भी कर लेती हूँ और कभी कम भी होता है, क्योंकि काम के अकॉर्डिंग है। तो 40 to 50 के। सो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मतलब फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर प्लान है थोड़ा सा लोगों के लिए काम करना, मतलब जिनको जिस चीज की नीड हो उनके लिए लाइफ में कुछ करना। अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँ। वैसे तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, लेकिन आज ये जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि आज की दुनिया वो है कि बिना पैसे की कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमको किसी को रोटी भी खिलाना है तो रोटी भी बिना पैसे के संभव नहीं, और वो ऐसे कि एक रोटी भी आप खरीदने जाओगे तो 5 रुपए 10 रुपए की मिले। तो किसी को रोटी भी आपको देना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी, तो आप किसी को रोटी खिला पाओगे, नहीं तो नहीं खिला पाओगे। ये एक सच्चाई है। बस इसीलिए मैं इतनी मेहनत करूँ कि एक दिन, अब पता नहीं, सिर्फ मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आगे जाके क्या होगा वो तो माता रानी जाने। अगर माता रानी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना होगा तो मैंने सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ रखी है कि मुझसे जितना बनेगा जिसके लिए मैं उतना कर सकूं। और मेरा तो मन में बहुत सारी चीजें हैं कि मैं एक अच्छे बड़े लेवल पर अनाथ आश्रम खोल सकूं। जिन बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक सपोर्टिव रहूं उनके लिए। तो अगर आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई आपको एनजीओ के लिए फंड कर रहा है, तो आप वो चीज़ करेंगे? जैसे कि अब मान के चलते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं
वो एज ऑफ म्यूचुअल फंडिंग या फिर एक एंजल फंडिंग करके होता है, वो करते हैं बिजनेसेस में या फिर एनजीओस में, जिससे कि वो लोग उनका जो अमाउंट आ रहा है उनको वहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा एक रिटर्न, तो देखो हर जगह से आना है, मालूम वहाँ से भी कोई कुछ कर रहा होगा, अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो लाइक हम लोग हमारे डिवोटी होने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग उसके लिए धारणा है, हम लोग उसके लिए प्रेरित है। अब जैसे कोई इन्वेस्टर होगा तो उन्हें तो आपको फंड्स करने ही पड़ेंगे, कुछ भी जो भी होता है, तो उस तरीके से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी तो आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे या फिर आप सोचेंगे कि नहीं मैं मेरे एंड से ही सब चीज़ अकेले में ही करना चाहूँगी? वो समय पे डिपेंड रहेगा। वैसे तो मेरा यही है कि मैं खुद से ही हर चीज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है, कि हमको किसी का यूं नहीं रहे कि यार हमने किया। एक खुद का तो खुद का ही रहता है। ओके, सो मैम लाइव परफॉर्मेंस आपने दी है बहुत जगह पे, आपने भजन संध्या वगैरह ये सब करी है, देवास में काफी जगह करी है, तो ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो? मतलब उस लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कुछ हुआ है या आपने फील किया है या कुछ भी ऐसा जो आप कभी भूले नहीं और कभी भूलोगे भी नहीं? जब भी भजन संध्या हुई है या मैंने आज तक जितनी भी भजन संध्या की हैं, मुझे एक चीज है जो मैं आज तक नहीं भूली, वो मेरी माँ। मैं कहीं भी भजन संध्या करने गई हूँ तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ हूँ, वरना लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं मिला। वो थी जब तक सब कुछ ऐसा लगा था कि नहीं यार, जब से वो गई हैं तो थोड़ा सा मन नहीं लगता काम में अब ठीक से। उसमें कुछ मोमेंट ऐसा हुआ हो जो आपको इसलिए याद हो कि हंसी आया, मजाक हुआ कुछ वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा फनी मोमेंट बोल सकते हैं जैसे कि हाँ मैं कुछ भी एक एग्जांपल कि यहाँ पे गाते 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 कुछ ऐसा हो गया? मुझे भूलने की आदत मुझे भूलने की आदत है, मुझे याद नहीं रहता इतना, और मैं प्रॉपर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि आगे वाला क्या बोल रहा है, मुझे क्या बोलना है, तो आगे वाला क्या बोलता है और मैं क्या बोल देती हूँ, तो आगे वाला समझ ही नहीं पाता। आगे वाले को लगता है पता नहीं यार हमने क्या बोला है, इनका रिप्लाई क्या रहा है, शायद अभी भी आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा हूँ। हाँ, मैं कहना सही चाहती हूँ पर आगे वाला उस चीज को गलत समझ लेता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो क्या होता है जब मैं भजन गाती हूँ तो जैसे बहुत सारी बार मैं भूल जाती हूँ कि अरे इसके आगे क्या था। अब मैं गाते गाते एक्साइटमेंट में पब्लिक के बीच में पहुंच जाती हूँ और वहां जाके मुझे याद आता है इसके आगे की लाइन तो मुझे याद ही नहीं आ रही है, वो मुझे थोड़ा भूलने की प्रॉब्लम है। फिर मैं आती हूँ तब तक एक ही लाइन गाती रहती हूँ, मतलब मुझे खुद पे ही हंसी आती है कि क्या यार क्या माइंड है। बट मैंने कभी उसको मतलब ऐसे नहीं लिया, सिर्फ अपना एक भगवान की भक्ति से जुड़ के मैंने भजन गाया है। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं खुद को सिंगर बनाना चाहती हूँ या मैं खुद को सिंगर साबित करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा। सो इससे रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको बॉलीवुड में कभी सिंगर बनने का मौका मिला तो आप किसके साथ परफॉर्मेंस देना पसंद करोगे? मतलब आपके पास कौन होना चाहिए जिसके साथ आप एक ही मतलब एक सॉन्ग है वो आप भी गा रहे हो देन वो कोऑर्डिनेट करके, कौन रहेगा वो सिंगर? ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि मुझे मतलब सिंगिंग का मुझे नॉलेज नहीं है। उसके लिए एक बड़े लेवल पे पहुंचना, बड़े लेवल पे जाना बहुत जरूरी होता है। गाए वो तो अच्छे हैं और काफी लोगों ने पसंद भी किए, तो हो सकता है कि आगे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। और जितना मैंने देखा है कि आपने बोला आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो आप भी मानते हो। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ये मिले, तो क्या मतलब किसके साथ आप परफॉर्मेंस करोगे? मतलब आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसके साथ आप चाहोगे कि ओ माय गॉड मैं इनके साथ परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ? उसको सोच के ही मतलब वो एक्साइटमेंट ही अलग रहता है, आपको ही पता है। कौन है? अब मैंने कभी सोचा भी नहीं, और वो कहते हैं ना कि अगर मेरे सामने जैसे आप बैठे, अगर मेरे सामने कोई एक रिस्पेक्ट मैं सबकी करूंगी, रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि किसी की नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा है कि कोई भी सिंगर आ जाए, कोई भी, तो जैसे आप बैठे वैसे ही वो है वैसे ही मैं हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंसान ही है, नॉर्मल है। तो मुझे लगता नहीं है अगर मेरे सामने अगर बड़े से बड़े कोई भी आकर बैठ जाए, कोई सिंगर हो कोई एक्टर हो, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो जैसे एक होता है ना, अरे बाप रे, वो वाला जो फील है वो मेरे अंदर नहीं आता है।
क्योंकि मेरे लिए मेरे फेवरेट हीरो मेरे हस्बैंड ही है। अरे oh my God, क्या बात बोली। वो है तो दुनिया है। सो आप आपके फैंस के लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? मैं मेरे फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी एक जो भगवान का आशीर्वाद है वो तो है ही, पर साथ साथ उन लोगों का भी सपोर्ट रहा है। जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और जो कुछ हूँ कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से भी हूँ। सो अगर कोई नया क्रिएटर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहा है, या तो किसी भी नीश का हो सकता है, वो जैसे आपका डिवोशनल से ऊपर है, तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो आप उसे क्या टिप देना चाहेंगे, या फिर एक बोल सकते हैं कि आप ये चीज़ करो आपको वो चीज़ मिलेगी, या फिर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा चलेगा ही? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, मेहनत, लेकिन मेहनत की आपकी जो दिशा है वो सही होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, पर कई बार क्या एक पहुंचने के बाद वहाँ पर ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें रुक जाती है। अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने सही दिशा में काम करा तो दूसरे आगे, आप पीछे, नहीं कि वहीं रह जाएंगे। तो आपकी मेहनत प्लस आपकी सही दिशा में काम करना, आपका काम करने का सही तरीका, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आपको टाइम के साथ साथ चेंज भी होना पड़ेगा और आपको ग्रो भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आप वो एक ही कंटेंट लेके बैठे रहोगे, अगर एक ही चीज पे, तो फिर आप छूट जाओगे, क्योंकि 4 जन और है जो आपसे आगे जाने के लिए उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो आपकी ऐसी क्या हॉबीज है जो आप आपके फैंस को बताना चाहोगे? कुछ ऐसी जो किसी को पता नहीं हो, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को ऑब्वियसली पता रहेगा, आपके फैंस को। मेरी मेन हॉबीज ही शुरू से यही रही है, शुरू से हॉबीज मेरी यही रही है, सिंगिंग, डांसिंग और ये एक्टिंग वगैरह। पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब ऐसा आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा कि मतलब वो तो आपको चाहिए ही, मतलब अगर ऐसा रहता ना कभी कभी कि 2-3 दिन नहीं मिले तो वो होने लग जाती कि नहीं मुझे वो चाहिए, वो चीज क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो मैं ऐसा है, खाने में मुझे सबसे ज्यादा तो अगर रोटी सब्जी ना मिले तो पेट ही नहीं भराएगा। वो है कि अगर रोटी सब्जी ना मिले तो कोई दाल चावल से पेट भर लेता है। मेरे को बिल्कुल भी, मेरा ऐसा है कि दाल चावल वगैरह से तो मेरा पेट ही नहीं भराता, मुझे रोटी सब्जी ही चाहिए तो ही मेरा पेट भराएगा। और दूसरी चीज़ों का ऐसा है कि खाने में स्वाद होना चाहिए, फिर भले ही आप चटनी रोटी भी क्यों ना दे दो तो खवा जाएगा। मैंने आपको सुना तो आपके ऊपर वाला जो कोट है, फिर एक लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार, वो बहुत सूट कर रहा है। और एक सवाल हो रहेगा कि आपकी जो कार है उसके पीछे आपने देवास क्वीन लिखा है, राइट? अब मुझे जितना मालूम है कि बहुत सारे जगह से आप गुजरते होंगे, तो आपको देखते ही लोग पहचान जाते होंगे कि हाँ ये वही है। तो फिर उनका कुछ ऐसा आपके वाले रिएक्ट आता है कि हाँ वो आपसे रुक के बात करते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि मैम मैम, कुछ भी ऐसे क्या मोमेंट्स होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे मतलब मुझे देख के, मेरी गाड़ी को देख के लोग रुक जाते हैं बहुत सारे। तो मुझे इतने एक्साइटेड हो जाती है कि अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ या मैंने आपको देखा। अभी तक सिर्फ हम आपको वीडियो में देखते थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्फी ले लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नर्वस होते हैं, वो सिर्फ देख रहे होते हैं, और कुछ मोबाइल लेके सेल्फी लेने आते हैं तो वो मोबाइल पीछे छुपा लेते हैं कि हम कैसे बोले। तो फिर मैं इतना नहीं सोचती, ठीक है जो कुछ भी हम फैंस लोगों की वजह से, तो मैं उनको बोल देती कि आपको सेल्फी लेना है ले लो। करीबन 2 से 3 साल पहले शायद ऐसा होगा कि मैं मार्केट में था, वो फिर आपकी कार निकली थी, तब मैंने शायद से आपको मतलब देखा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे देवास में थोड़ा नया था। तो वहां पे मैंने पहले पीछे देखा कि देवास क्वीन, अब मुझे लगा शायद से कि उन्होंने खुद को टाइटल दे रखा है कि मैं देवास की क्वीन हूँ। नहीं, वैसे मैं ये जो नाम है मुझे सब लोग टोकते हैं, मैंने आपकी बात को बीच में रोका,
सब लोग मुझे टोकते हैं देवास क्वीन। देवास क्वीन, अब देवास जो अपना शहर है वो इंदौर के पास, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनके लिए ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि देवास एमपी में हमारे इंदौर के पास में है, उज्जैन से भी पास है, जहाँ पर माता रानी का, माँ चामुंडा तुलजा भवानी का मंदिर है। तो देवास, मैंने जब ये नाम रखा था देवास क्वीन, तो हमारी जो माता जी, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि आज मैं देवास शहर में हूँ तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, तो मैंने उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा था। और हिंदी में देवास की रानी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखूँ, तो मैंने ऐसे माइंड में आया देवास क्वीन, तो मैंने देवास क्वीन रख दिया और माता रानी के नाम पे ही रखा था। तो जो पहचान है उन्हीं की है। लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम देवास क्वीन तो माता रानी स्वयं है। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी सबसे कि देवास क्वीन माता रानी स्वयं है, लेकिन उनके मैं भी उनकी बेटी हूँ, तो उनके बच्चों का नाम नहीं हो सकता, जैसे राम, सीता, राधा अपन रखते ही हैं, बस उसी तरह। बाकी बहुत, अब किसकी क्या सोचे नहीं बोल सकते ज्यादा। सो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको इसके पहले, मतलब वॉइस ऑफ मैट्रिक्स मीडिया के पॉडकास्ट से पहले कितने पॉडकास्ट से ऑफर आ चुके? वैसे तो मुझे आ चुके 3-4 के यहाँ से ऑफर आ चुके हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही था कि जैसे बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिला, और अपना जो पॉडकास्ट हुआ है वो तो बहुत जल्दी में, हाँ, और ये था कि आज के बाद मेरे पास फिर उधर थोड़ा सा टाइम का भी इशू था, तो फिर मैंने भी हाँ कर दिया। जो भी ऑफर आए हैं मेरे पास पहले, तो मेरा ये था कि नहीं, अगर मैं पहला पॉडकास्ट दूंगी तो अपने जो देवास के हैं, या फिर भले ही अगर देवास में कोई नहीं भी रहेगा तो खुद का चैनल बना के उसी पे पॉडकास्ट दूंगी, लेकिन मैं इंदौर बाहर के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अपना पॉडकास्ट नहीं दूंगी। मतलब मेरे एक माइंड में ना ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देखना भी चाहती हूँ, हाँ, क्यों, वो मेरी भावनाएं मेरे देवास शहर से जुड़ी है, माता रानी से जुड़ी है, बस इसीलिए, बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग अब देवास को जानने लगे हैं, क्योंकि देवास इतना ग्रो हुआ ही नहीं है, कभी इतना नाम पता ही नहीं है इंदौर का और जैन का, तो देवास को काफी लोग आपके इससे भी जानते हैं कि अच्छा देवास करके वो शहर भी है। ऐसा टिकटॉक के टाइम पे जब मेरे वीडियोस वायरल होते थे तो मतलब 20-20 मिलियन 33 मिलियन व्यू आते थे, बहुत सारे टेकनी के भी उसमें कुछ वीडियो थे, तो मेरा भी कहीं ना कहीं एकदम से भगवान की तरफ खिंचाव और ज्यादा बढ़ता गया जब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आपको प्यार मिलने लगा, तो मेरा भी खिंचाव होते गया भगवान की तरफ। वैसे तो पहले से भी था, बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी थे कि देवास कहाँ पर है, तो मैं उन्हें बताती कि ठीक ही हमारे एमपी में इंदौर के पास है, बोले इंदौर के पास देवास है। फिर मैं उन्हें बताती थी हाँ माता रानी का यहाँ पे मंदिर है। बहुत सारे लोग दूर दूर से भी मुझसे मिलने आए हैं, जो मुझसे भी मिले हैं और मैंने उन्हें माता रानी के दर्शन भी करवाए हैं, तो उन्हें पता लगा कि हाँ यहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है। ऐसे तो माता रानी स्वयं ही फेमस है, क्या बोल सकते हैं। ओके, सो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिला के, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे कितने फॉलोअर्स होंगे? इंस्टाग्राम पे मेरे 500 के अबव हैं, और यूट्यूब पे 2.3 मिलियन और फेसबुक पे 150 के अबव। सो सबसे ज्यादा आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर या फिर आपके फॉलोअर्स की ग्रोथ है। ओके, जो पहला आपने गाना गाया था या पहला भजन आपने गाया था, तो मुझे उसके पीछे की कहानी जाननी है कि आपको उस टाइम पे क्या परेशानी आई थी, कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि गाने में दिक्कत आई हो, वेन्यू में कुछ प्रॉब्लम आया हो, आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी? मुझे सिर्फ मतलब भजन का मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है कि फेमस होना है। मैंने तो कभी फेमस होने का सोचा ही नहीं कि मुझे फेमस होना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सिर्फ मतलब सुकून मिलता था, अच्छा लगता था, तो मैं भजन गाती थी। और ऐसे ही मैं पहले, इसके भी पहले मैं राधा कृष्ण का और कालका माता का रोल करती थी, एक्ट करती थी। मैं खुद मतलब राधा बनती थी, कालका माता बनती थी। तो मुझे भजन का शुरू से सिर्फ भजन में लगाव था, इसलिए मैं राधा कृष्ण बनती थी, इसीलिए मैं कालका माता बनती थी, क्योंकि मुझे भजन का शौक था। जहाँ मेरी भजन संध्या हमारी चल रही थी, वहाँ पे मैंने उनको बोला भजन गाने के लिए कि मुझे भी एक भजन गाना है।
तो मुझे मना कर दिया गया कि अरे भजन गाना इतना आसान नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। और मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया तुम नहीं कर पाओ, तो ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर पाऊँ। हालांकि मैंने वो चीज़ सही है कि सही दिशा, जो मैंने पहले कहा था कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। मुझे शौक बचपन से ही था और बचपन में भी, पर मेरे पापा की वजह से मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे पापा जो थे उन्होंने कभी मतलब, अब यही कहूँगी मैं, जो है रियलिटी वो एक शो कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट होता तो आज वो जो भी सपोर्ट था सिर्फ मम्मी का था, तो मम्मी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। फिर उसके शादी के बाद मेरे हस्बैंड का रहा। तो पहली बार जब मैं भजन गाने गई थी और मैंने बोला कि मुझे एक भजन गाना है, तो मुझे मना कर दिया गया था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, और इस तरह हम मंच नहीं देते हैं किसी को। और उसके बाद तो मैंने बड़े से बड़े मंच पे काम कर लिए, बड़े से बड़े और बाहर से बाहर। अधिकतर देवास में तो मैंने बहुत ही कम, मुश्किल से अभी तक 4 से 5 प्रोग्राम किए होंगे देवास में। मैंने सब बाहर प्रोग्राम किए। तो आपका सबसे बड़ा प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ था, चिकलधरा। और भी हुए, मतलब ऐसा नहीं, वो ही है बहुत सारे। और इधर नागदा साइड, नागदा के आगे भी था, वहाँ पर भी मतलब एक समय था जब पब्लिक बहुत भीड़ होती थी। बाकी ये कि भजन में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भजन बंद करूंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप भजन नहीं गाते क्या, आपने भजन छोड़ दिए क्या? मैंने भजन नहीं छोड़े, मैंने वीडियो अपलोड करना छोड़ दिए। क्योंकि क्या हुआ कि मैं किन किन चीज़ों पे ध्यान दूंगी, इस कारण मैंने भजन के जो वीडियोस मेरे हैं थोड़े से अपलोड करना छोड़ दी। बाकी भजन में करती हूँ, कम करती हूँ, क्योंकि फैमिली भी है। फिर उसके बाद मेरा वर्क भी रहता है, यूट्यूब का, इंस्टा, फेसबुक का, सभी का वर्क रहता है, वो भी देखना रहता है। फिर उसके बाद भजन भी आ जाते हैं, फिर भजन में नाइट का रहता है, फिर नेक्स्ट डे भी खराब होता है। हाँ, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा सा उसको कम कर दिया है। बंद कुछ भी नहीं करा मैंने, ना भजन बंद करे। हाँ, ये है कि सिर्फ भजन ही गाती हूँ। अच्छा, आपके ऑडियंस को आप बताना चाहते हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप भजन बंद नहीं कर रहे हो, करते भी हो, बट अपलोड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सो मैम, आप नया भजन कब लाने वाले हो? कुछ अप्रोक्स टाइम बता सकते हो? वैसे तो मेरा अभी नवरात्रि का चल रहा है कि नवरात्रि में मैं माता रानी का ही भजन लेके आऊंगी। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सुने या नहीं सुने, व्यू आए या नहीं, सिर्फ माता रानी के लिए मैं गाती हूँ। और बाबा श्याम, खाटू श्याम कीर्तन भी करती हूँ, तो सिर्फ बाबा के लिए, माता रानी के लिए। तो मैं भजन बंद नहीं करूंगी, भले 1 साल में एक भजन। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ टाइम में गणेश जी बैठने वाले हैं और उसके कुछ टाइम बाद नवरात्रि आ जाएगी, हम लोगों का त्योहार। तो नवरात्रि को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? नवरात्रि में वैसे तो मैंने भी सोचा है कि कुछ माता रानी से रिलेटेड एक भजन में लेकर आऊं। और उसके साथ साथ ही मेरा यही प्लान है कि एक साल में 1-2 भजन में लाती रहूंगी। अगर आपको एक टीम मिल जाए जो कि आपकी सारी चीजों में हेल्प करे, तो फिर आप कितने भजन डालेंगे? हाँ, मतलब क्योंकि लोग तो चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा सुनने मिले। कोशिश तो रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हो पाए। हाँ, तो ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक गाना रिकॉर्ड करते हैं या फिर भजन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या, मतलब कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या करना पड़ता है? कि एक ऐसा प्रोसेस जानूं कि हाँ, इसकी ये प्रोसेस है। और जो आप 5 या 10 मिनट का भजन सुनते हैं, उसको बनाने के लिए हमें कितनी देर लगती है? अगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो तो 1 महीना भी लग जाए। 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद और लिखना, भजन को लिखना या फिर लिखवाने के बाद उसका म्यूजिक रेडी करवाने के बाद उसका शूटिंग, एडिटिंग, बहुत सारी प्रोसेस रहती है। तो वो 20-1 दिन तो हो ही जाते हैं। मतलब एक भजन बनाने में 20 दिन के तो अभाव ही लगते हैं, है ना? ओके, ठीक है। सो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपका नॉर्मल डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन मेरा ऐसा है कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ, क्योंकि बेटा स्कूल जाता है, अभी वो 5th क्लास में है, केंद्रीय विद्यालय में जाता है वो, और वो भी बहुत एक्टिव है। उसको यदि आप 10th स्टैंडर्ड का भी आप उसको क्वेश्चन देंगे और एक बार आपने उसको समझा दिया
वो भले 5th क्लास में पर आपको करके बता दे, वो उसका माइंड बहुत तेज है। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद उसके लिए लंच वगैरह रेडी करना, फिर घर के जितने भी काम रहते हैं वो सारे मैं ही करती हूँ। बहुत सारे फैंस लोगों का भी क्वेश्चंस होता है मेरे कमेंट में कि घर के काम करते भी हो या नहीं। बहुत सारे को लगता है मेरे घर में काम मतलब नेट लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे काम मैं ही करती हूँ मेरे घर के, और उनके साथ साथ शूटिंग, एडिटिंग अभी फिलहाल तो सब मैं ही संभाल रही हूँ इतने टाइम से। फिर मेरा बच्चा, फिर उसके बाद और भी काम जैसे कि भजन संध्या, फिर उसके बाद प्रमोशन, कहीं आना जाना, मतलब सारा भी ऐसा लग रहा है ना कि सब मिक्स हो रहा है। बट ठीक है, मैं सोच रही हूँ अभी धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उलझती जा रही हूँ अभी। और फिर इसी बीच में मतलब लाइफ में भी हमने लाइफ का सोचा कि अपन किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। जैसे अधिकतर मैंने जो मेरी लाइफ की शुरुआत है शादी के बाद, मैंने और मेरे हस्बैंड जो हमारी लाइफ की शुरुआत है वो हमने 0 से करी ना। हमको किसी चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि अमीर पति किसको अच्छा नहीं लगता, सुंदर पत्नी किसको अच्छी नहीं लगती। तो मैं यही कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा सुंदर मेरे हस्बैंड है देखने में, रियल में। ये तो वीडियोस में थोड़ा सा मेकअप एडिटिंग में और मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छे मेरे हस्बैंड लगते हैं रियल में। तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 9 साल का हमारा बेटा है, और 10 साल तक का जीवन हमने साथ में अभी तक निकाला है। और आज भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारी शादी हो गई है। आज भी हमको ऐसे लगता है कि नहीं, हम लोग हाँ अभी मिले हैं, और लड़ाई झगड़े तो बहुत ही चलते हैं। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। सभी का ये क्वेश्चन होता है, और इस माध्यम से सभी को आज ये आंसर मिल जाएगा कि मेरी लव मैरिज है कि मेरी अरेंज मैरिज है। तो मैं सभी को ये बता दूं कि हमारी अरेंज मैरिज है। सबको ये लगता है, 99% सबका ये कहना होता है कि हमारी लव मैरिज है। तो हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। और जो मेरी मम्मा है, ये लोग पहले इनको देखने आए थे, फिर ये लोग इधर देखने आए, फिर ऐसे करके हमारी सगाई हुई, और सगाई के 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई थी। तो यहाँ तक कि सबको, आसपास वालों को भी यही लगता था कि हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज है। क्योंकि मैंने शादी के पहले इनसे कुछ चीजें क्लियर कर दी थी कि मैं मेरी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी। फिर जब धीरे धीरे मुझ पे प्रेशर बना कि नहीं, हाँ शादी करने के लिए तो सभी बोलते हैं, तो बोला गया, मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो मैं करूँगी ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो करना है, मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं करती गई। उसके बाद फैमिली का बहुत इशू आया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फेस की है मेरी लाइफ में कि मतलब मरने जैसा समय हंसते हुए निकाल दिया। गालियाँ तक सुनी है मैंने फैमिली वालों की, मेरे पिताजी की, इनके पिताजी की। मतलब एक टाइम पे बहुत कंडीशंस ऐसी थी कि ना मैं मरने में थी ना मैं जीने में थी। ऐसा सब दिन निकाल दिया, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि क्या ही बताऊं। बहुत बेकार समय मैंने निकाला है, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, जो भी था सब ठीक हो गया है। बट ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आज अगर सबका सपोर्ट मिलता, आज और बहुत कुछ कर लेते और सबको लेकर चलते, क्योंकि परिवार ही होता है, परिवार के बिना कोई कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब नहीं मिला तो हम किसी को नहीं बोल सकते ना कि हमें जबरदस्ती सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि अरे परिवार संभाल लो, जैसे बहुत सारे लोगों को जो पर्सनल होते हैं, जिनको पता होता है कि पर्सनली अरे ये बहू है, हाँ रिलेटिव्स, हाँ ये बहू है, दिन भर वीडियो बनाती है, घर संभालती नहीं है, सास ससुर को रखती नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। तो वो चीजें भी ये है कि जरूरी नहीं है कि ताली एक हाथ से बचे। आप किसी के लिए जियोगे, आप एक बार कर दोगे, 2 बार 3 बार कहना। तो मैंने मेरी लाइफ में वही किया, मैं सबके लिए जीती रही। पर 10 साल बाद, आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जितना कर दिया, अब नहीं होगा। हाँ, बट ये है कि किसी ने किया हो या ना किया हो, पर मेरा ये मानना है कि मेरा फर्ज है मेरे हस्बैंड के फादर मदर्स के लिए करना। वो फर्ज से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, और ना मैंने मेरे हस्बैंड को कभी हटने दिया। हाँ, समय आने पे सब करेंगे। तो आप कंटेंट क्रिएशन के साथ में और कुछ बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, या फिर सिर्फ अभी कंटेंट क्रिएशन में आपका पूरा फोकस है? अभी तो सिर्फ यही,
बिजनेस का मैंने भी सोचा है कि कुछ बिजनेस मतलब स्टार्ट करेंगे, बट अभी कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम दूसरी चीज़ों में भी उलझे हुए हैं चीज़ें बहुत। हाँ, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी मतलब जैसे एल्यूमिनियम सेक्शन इसका बिजनेस है उनका, वो करते हैं स्टील रेलिंग वगैरह का बिजनेस। सो मैम आपको वॉइस ऑफ मैट्रिक्स मीडिया के पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको आपकी पुरानी जो यादगार मतलब जो थी चीजें वो रिमाइंड हुई तो आपको, हाँ कुछ चीजें बुरी भी हुई होगी तो वो याद आई होगी तो बुरा लगा होगा, लेकिन कितना अच्छा लगा? वॉइस ऑफ मैट्रिक्स में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो यादें तो ऐसी है कि जो अच्छी चीजें तो एक बार माइंड से निकल जाएंगी और जो बुरी यादें हैं वो तो हम कभी नहीं भूल सकते कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए, किसी का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं था, 0 से शुरुआत करी है, हम दोनों पति पत्नी का साथ था कि हम लोग आज यहाँ पहुँच गए हैं। इतना नहीं है हमारे पास भी कि हम किसी की मतलब हेल्प भी कर पाए, मदद भी कर पाए। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना हम किसी के लिए कर पाए करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुरी चीजें ही आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है खुद को, कि मोटिवेट, है ना? थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ मैट्रिक्स मीडिया के सेट पे आके हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी जान के। और मैं सारे जो भी ऑडियंस है हमको देख रही है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान तब तक नहीं बन सकता तब तक उसने स्ट्रगल नहीं किया हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग जल्दी मिलेंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।